दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल बिल। महाराष्ट्र में एक और गांव में मतदाताओं ने ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब हमारे यहाँ कोई भी चुनाव हो वो ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से ही होगा। ये घटना है सतारा जिले की के कोलीवाड़ी ग्राम की, जो कि कराड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के मतदाताओं ने कह दिया कि हम अपने यहाँ कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे, हम बैलेट पेपर से होने देंगे। इसके पहले जो सोलापुर जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ के गांव था मरकरबाड़ी। तो मरकरबाड़ी के लोगों का ये कहना था कि हमारे यहाँ पर हमेशा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार है उसके उम्मीदवार को हमेशा जीत मिली है। 80% तक वोट उनको मिले हैं। इस बार भी हम जो आपस में उन्होंने चर्चा की तो लगता नहीं कि इसमें कोई बदलाव आया हो ग्रामीणों के रुझान में। ग्रामीणों ने उसी पैटर्न पर वोटिंग की, उसी ढंग से प्राथमिकता वहाँ के भी ज़्यादातर मतदाताओं ने प्राथमिकता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के उम्मीदवार को ही दिए, जो कि समूचे विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचित भी हुए। लेकिन उनको इस गांव में मरकरबाड़ी में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में कम वोट मिले। अब मतदाता कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, जब हम लोग आपस में चर्चा करके जान चुके कि बहुमत फिर इस बार भी उन्हीं का रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के गुट के उम्मीदवार यानी निमृतमान विधायक का ही रहा है इस गांव में भी। तो फिर ईवीएम ये क्यों दर्शा रहा है? तो उन्होंने फिर उसको जो है जो ईवीएम के प्रति उनके मन में जो संदेह हुआ था उस संदेह के निराकरण के लिए वो एक तजवीज़ खोज कर लाए। अब देखिए कितना एक आश्चर्यजनक बात है कि एक तरफ सरकार और चुनाव आयोग पर ये आरोप गाढ़ा होता जा रहा है, गहराता जा रहा है कि वो चुनाव प्रक्रिया को धांधली करके वो जीतने का तरीका विकसित कर चुके हैं। उन्होंने लोकतंत्र को बिल्कुल महत्वहीन करने की ठान ली है और इसमें कोई लोकलाज की परवाह नहीं कर रही। और लेकिन कैसे उनको रोका जाए कि चुनाव आयोग के ही देखरेख में होंगी। तो चुनाव आयोग ही जब निष्पक्ष नहीं रहा, जब चुनाव आयोग ही बेईमान बन गया है, तो फिर कैसे निष्पक्ष चुनाव कैसे हों, इसका क्या तरीका निकाला जाए? ये राजनीतिक दल इस मामले में कर्तव्य विमूढ़ जैसे हो गए थे। बाकी जो बुद्धिजीवी आलोचना कर रहे, बुद्धिजीवी भी आरोप लगा रहे कि संदेह ये हो रहा है, इस संदेह के कारण बढ़ते जा रहे हैं कि ईवीएम में सत्ता पक्ष चुनाव आयोग के सहयोग से गड़बड़ी करा रहा है। लेकिन उन बुद्धिजीवियों के सामने भी वही कर्तव्य विमूढ़ता जैसी स्थिति बनी हुई थी कि वो इसको रोक कैसे पाएंगे। एक संवैधानिक व्यवस्था जब तक है, जब तक चुनाव आयोग पर ये दायित्व है कि जब चुनाव आयोग के अधिकारी के वही चुनाव कराएगा, और चुनाव आयोग की नियुक्ति कराने में चुनाव आयुक्तों की मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तक में सरकार ने मनमानी चयन प्रक्रिया निर्धारित कर ली है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगाने से इनकार कर दिया था जब ये मामला गया था। हालांकि अब दोबारा फिर विचाराधीन है। तो जब चुनाव आयुक्त तो बिल्कुल उनके सत्तारूढ़ दल के इशारों पर नाचने वाला चुनाव आयोग बन जाएगा। चुनाव आयोग उनका कठपुतली संस्था बन के रह जाएगी और चुनाव आयोग इस ढिलाई के साथ, इस दृढ़ता के साथ में धांधली कराएगा सत्ता पक्ष के पक्ष में। तो उसको रोकने की जब कोई तरीका नहीं सूझ रहा था, जब बिल्कुल अंधकार छाया नज़र आ रहा था राजनीतिक दलों को और जो लोकतंत्र के प्रति शुभेच्छा रखने वाले बुद्धिजीवियों को है, तब मतदाताओं की तरफ से एक तजवीज़ सामने लाई गई। और वो तजवीज़ जो है जो सोलापुर जिले के मरकरबाड़ी के मतदाताओं ने वो तजवीज़ को प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी ईवीएम अगर सही होगा तो हम
फिर अब हम इसके बाद में चुनाव परिणामों के बाद में हम बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करा के देख लेते हैं। आप उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया क्या, आप जिस तरीके से आपने आम चुनाव में मतदान कर्मी नियुक्त किए थे अपने, वैसी इस बार भी आप मतदान कर्मी अपने नियुक्त कर लें, उनकी देखरेख में चुनाव हो और बैलेट पेपर में देखें कि क्या नतीजा आता है। अगर बैलेट पेपर में नतीजा ईवीएम में आए नतीजे से उलट होगा तो फिर चुनाव आयोग एक्सपोज हो जाएगा। फिर तो ये बात बिल्कुल बेनकाब हो जाएगी कि निश्चित रूप से ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। तो ये उन्होंने की, तो अगर उनका दामन पाक साफ था, सत्ता पक्ष का और चुनाव आयोग का दामन पाक साफ था, तो उनको इस पहल जो मतदाताओं की तरफ से ये पहल करने की ये पहल की गई थी, इस पहल को लेकर उनको बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो तो ऐसे घबरा गए जैसे उनकी चोरी पकड़ ली गई हो। और वहाँ पे जो है सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ पे जो है उनको रात में उस गांव में कर्फ्यू लगा दिया और मतदाताओं को धमकाया कि अगर ये किसी ने भी वोट डाला तो हम उसको जेल भेज देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब बहुत से लोगों को ये भ्रम हो गया कि जो चुनाव के बाद में अगर कोई मॉक चुनाव आयोजित किया जाता है, कोई बनावटी चुनाव आयोजित, कोई अनौपचारिक चुनाव आयोजित किया जाता है, तो वो जनप्रतिनिधित्व कानून या चुनावी कानून या भारतीय दंड संहिता में कोई अपराध होगा। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं। वो अगर बाद में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई, अब चुनाव की प्रक्रिया में वो अगर आपका अनौपचारिक रूप से अगर आप कराते भी हैं, मतलब मतदाता जो है करा भी लेते हैं अगर किसी गांव में बैलेट पेपर के जरिए, तो उसके जो परिणाम आएंगे वो परिणाम से जो पूर्व ईवीएम से के जो परिणाम आए थे उनको वैधानिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। अब ये बात दूसरी कि नैतिक रूप से उनको निरस्त करने के दबाव इतना बढ़ जाए कि सरकार को मजबूर हो जाना पड़े, लेकिन वैधानिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ये कोई चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डाली जाए तब तो भी एक अपराध बनता है चुनाव संबंधी। लेकिन अब चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई और चुनाव प्रक्रिया और जो चुनावी रिजल्ट हैं उससे इस तरीके के अनौपचारिक चुनाव कराने से या एक कृत्रिम चुनाव या बनावटी चुनाव कराने से, मॉक चुनाव, डमी चुनाव कराने से उनसे जो है कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें कोई अपराध भी, कोई जो है चुनाव संबंधी कोई अपराध भी उसमें बनता नहीं है। तो ये, लेकिन लोगों के मन में ये भ्रम पैदा कर दिया गया कि चुनाव संबंधी अपराध इसमें होता है कि अगर मतदाता ऐसा कर रहे थे तो चुनाव संबंधी वो अपराध कर रहे थे, इसलिए सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी। सरकार ने जो कार्रवाई कराई है अपने प्रशासन के माध्यम से, वो चुनाव संबंधी नहीं कराई, वो कराई है शांति भंग की आशंका के तहत ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शांति भंग की आशंका तो ऐसा हथियार है प्रशासन और सरकार के हाथ में कि वो कुछ भी ना हो तब भी एक समूह के या एक व्यक्ति के खिलाफ वो ये कार्रवाई करा सकता, उसमें कोई बहुत ज़्यादा औचित्य प्रतिपादित करने की ज़रूरत नहीं होती और उसकी जो है उसकी कार्रवाई की जो अनुमति देने का अधिकार है वो भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी प्रशासनिक मजिस्ट्रेट को रहता है, तो वो भी सरकार के हाथ में रहता है। तो कोई इंडिपेंडेंट न्यायपालिका तो उसमें तय करती नहीं कि या ये अपराध हुआ है या नहीं हुआ, या पुलिस ने जो कार्रवाई की वो न्यायिक रूप से वो सही, वैधानिक रूप से सही है या नहीं। ये काम इंडिपेंडेंट न्यायाधीश के हाथ में नहीं होता, वो सरकार की मातहती में रहने वाले प्रशासनिक मजिस्ट्रेट के हाथ में ही रहता है। तो इसलिए जो है इसलिए इस भ्रम को ये भ्रम पैदा कर लिया, लेकिन इस भ्रम का निवारण हो जाना चाहिए कि ज़बरदस्ती कार्रवाई की, उसमें सरकार को दाल भात में मूसरचंद बनने की जरूरत ही नहीं थी। नंबर पहली बात तो अगर उस ईवीएम से सही चुनाव हुए थे तो फिर कमोबेश वही रिजल्ट वो बैलेट पेपर से भी आता, जबकि वो ग्रामीण कह रहे थे कि हम जो है उसको आप अपने मतदान कार्मिक आप भी नियुक्त करें, तो फिर क्या दिक्कत थी, वो उसमें कर सकते थे। अगर मान लीजिए वो नहीं कर रहे तो फिर वो मतदाताओं की उस गांव के मतदाताओं का जो निश्चय था उसको नज़रअंदाज कर जाते, उसकी कोई वैधानिक अहमियत थी ही नहीं, उसकी कोई लीगल वैल्यू थी नहीं,
उसको कर जाते, उससे कोई चुनाव का जो मूल परिणाम है उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया, ये करके इतनी जो है उत्तेजनात्मक मुद्रा अख्तियार करके, और इतनी जो है इतना जो है बदहवासी पूर्ण कार्रवाई करके कि रात में पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया, जैसे कोई बहुत बड़ा जैसे बहुत बड़ी कोई आतंकवादी कार्रवाई ग्रामीणों ने कर दी हो। और फिर उसके बाद में तमाम फोर्स वहाँ पे इकट्ठा करके उस गांव को छावनी बना देना, और शांति भंग में बड़ी संख्या में ग्रामीणों का चालन कर देना है। ये बात जाहिर कर गया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो जिसकी खुल जाने का भय, जिसकी कली खुल जाने का भय सरकार था। और सरकार और सत्ता पक्ष ये सोच रहा था, और चुनाव आयोग सोच रहा था कि अगर कहीं कली खुल गई अगर उनकी, तो उनके अस्तित्व पर एक भीषण संकट आ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इतनी बदहवासी दिखाई। खैर, लेकिन इसके बावजूद भी सिलसिला रुका नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि देखो, मतदाता, आम जनता कम विवेकशील नहीं होती। आम जनता भी जानती है कि नैतिक क्या अनैतिक क्या है, और कोई सत्ता कितनी भी निरंकुश क्यों ना हो, कितनी भी मदान क्यों ना हो, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सारी लोकलाज और सारी नैतिकता को, सारी मर्यादाओं को भूल कर अपनी मनमानी पर उतारू होती है, तो वो जो आम जनता, जिसे लोग नच्छर समझते हैं या जैसे ये समझते हैं कि वो पर्याप्त जागरूक नहीं है, वो जब जो है जो पेशेवर लोग हैं, जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा होता, तो जनता का विवेक वो तरीके ढूंढ के लाता है, वो रास्ते जिनसे जो है सत्ता पक्ष को नंगा किया जा सके। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ था मरकरवाड़ी से, अब ये सिलसिला महाराष्ट्र में, अब ये सिलसिला लगातार जारी है। और कोलीवाड़ी में, सतारा जिले की कोलीवाड़ी में मतदाताओं का ये निश्चय सामने आया है कि वो जो है वो अब नहीं करेंगे, बैलेट पेपर से जरिए ही वो चुनाव में वो भाग लेंगे, वो किसी ईवीएम वाले चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो एक फिर एक नैतिक घेराबंदी सत्ता पक्ष की और चुनाव आयोग की एक बुरी तरह की है, और एक पूरे देश में एक वातावरण ऐसा एक बनता जा रहा है, जिससे भारतीय लोकतंत्र की साख को आज तक इमरजेंसी के दौरान भी इतना पूरी तरह धक्का नहीं पहुंचा था जितना आज धक्का पहुंचा है। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि वो जो है कि उपसभापति किसके सभापति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया। अविश्वास प्रस्ताव पारित होता हो या नहीं होता ये एक अलग बात, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है। अभी तक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी चोट है कि नहीं, वो जो सत्ता पक्ष है वो जो है कहीं वो साख बना, लोकतंत्र की साख बनाए रखने में सफल नहीं हो पा रही। वो अपने आप को बेदाग साबित कर, वो जो है वो दागदार साबित होने से अपने आप को रोक नहीं पा रही। वो जनता की अदालत में वो अपने आप को दागदार साबित होने से रोक नहीं पा रही, ये सामने आ गया। अब उसके लिए चूँकि सभापति के कई ऐसे फैसले हैं, राज्यसभा के सभापति के, जिनके आधार पर ये जो विपक्ष का आरोप सत्य प्रतीत होता है कि वो बिल्कुल एक सत्ता पक्ष के कारिंदे बन के काम कर रहे हैं, और विपक्ष को जो नियमानुसार जो उसके नियमानुसार सदन नहीं चला रहे, विपक्ष की आवाज़ को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे। इन आरोपों में विपक्ष के इन आरोपों में दम है, और इन आरोपों में दम है तो इसलिए तार्किक रूप से उन आरोपों को झुठलाने का हौसला दिखा पाने की बजाय सत्ता पक्ष वो बेतुकी बातें कह रहा है जो बहुत ही अशोभनीय है। कि वो कह रहा है कि नहीं, पहली बार एक किसान का बेटा जो है वो सभापति के आसन पर बैठा है राज्यसभा में। अब इसमें किसान का बेटा कहाँ से आ गया? अभी तो किसान के वो कितने बड़े बेटे हैं जगदीप धनखड़, ये तो तभी जाहिर हो गया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने पहले ये कहा कि भाई आपने
कि सरकार ने किसानों से कोई वायदे किए थे क्या या नहीं किए थे। अगर वायदे किए थे तो उन वायदों को पूरा क्यों नहीं किया गया, किसान से बातचीत क्यों नहीं की जा रही। किसान से बातचीत न करके और किसान का दमन किया जाएगा तो ये सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ इस ढंग की उन्होंने बातें कहीं शिवराज सिंह चौहान के सामने तो लोग उनके तेवर देख के चौंक पड़े थे, लेकिन जैसे इसके बाद में जैसी उनको घुड़की पड़ी सरकार की, वैसे ही वो शाम को कहने लगे कि मोदी सरकार ने जितना किसानों के लिए किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया। अब ये कोई तो कुछ नहीं रहा था कि मोदी सरकार ने इतना ज़्यादा किया। मूल बात ये थी कि किसानों के साथ अगर मोदी सरकार ने कोई वायदा किया था तो वो वायदा पूरा उसने क्यों नहीं किया। ये इस सवाल का और इसका कोई मतलब नहीं है कि फिर वो ये कहने लगे कि मोदी सरकार ने जितना किया। वो एक अलग पहलू है और ये एक अलग पहलू है। उन्होंने जो मुद्दा उठाया, अब इस मुद्दे से वो क्यों मुकर गए, ये बात बिल्कुल सही है। और ये उन्होंने कहा था कि किसानों से तो किसान आंदोलन के रास्ते पर जब क्यों उतारूँ, किसानों से उनको समय रहते हुए सरकार को बातचीत करनी चाहिए। तो इसमें भी सरकार ने कोई सफाई नहीं दी, ना तो वो दिया कि हमने वायदा किया था और हम वायदा क्यों पूरा नहीं कर पा रहे। दोनों मामलों में उन्होंने सफाई नहीं दी, बल्कि धनखड़ को ये मजबूर किया कि वो ये सफाई दें कि नहीं, वो इन बातों पर पलीता लगाने के लिए जो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के सामने मुद्दे उठाए उन पर पलीता लगाने के लिए ये कहें कि मोदी से ज़्यादा आज तक किसी सरकार ने किसानों की भलाई नहीं की। तो अब जाहिर है कि वो कितने बड़े किसान के बेटे हैं, उनके बारे में ये तर्क देना बहुत ही हास्यास्पद है और किसानों को अपमानित करने वाली बात है कि वो ये कहा जाए कि नहीं वो किसान के बेटे, और किसान के बेटे से और राज्यसभा के सभापति से क्या मतलब है। कल को कोई किसान का बेटा, कल को कोई अपराधी और हो सकता है उसके पिता किसान, तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं इसको तो कैसे सज़ा दी जा सकती है, ये तो एक किसान का बेटा। ये तुलनाएं नहीं होती हैं, ये तो बहुत ही असंगत तुलना है जो उन्होंने ये जो मुद्दा उठाया किसान का, ये बहुत ही असंगत है। ऐसी एक बात जगदीप धनखड़ ने जब वो चुनाव देख लिया था और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान उत्तेजित होकर उन्होंने कह दिया था कि मैं तो जाट का बेटा हूँ, पीछे नहीं हटता हूँ। अब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग और अपनी जात की और उसकी दुहाई दें, ये सील के पूरी तरह से खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऐसे ही कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा गर्व है कि मैं राजपूत समाज में पैदा हुआ हूँ और जिस समाज में हर एक जो है हर भगवान ने जिस समाज में ही अवतार लिया है, तो मतलब यानी वो जिन्होंने अवतार जिन समाजों में नहीं लिया वो उनसे निकृष्ट है राजपूत समाज से, ये आपके कहने का मतलब हुआ। अरे ईश्वर की जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति को तो ये सोचना चाहिए कि सारे लोग ईश्वर की संतान हैं, उसमें क्या राजपूत ले आया और क्या उसमें शेड्यूल कास्ट ले आया और क्या ओबीसी ले आया। वो जो ईश्वर की ईश्वर जिन कामों से प्रसन्न होता है वो करनी यदि उनकी है तो मतलब उनको जो है और तो ईश्वर उनको अधिक उनको क्षमता प्रदान करेगा और वो कोई भी दायित्व को बहुत ही कुशलतापूर्वक निर्वाह कर पाए। और जिनकी करनी में खोट है उनकी क्षमता भंगुर हो जाएगी और वो लोग जो है वो जिस कैरियर में भी काम करते हैं उसमें शिखर तक पहुंचने को तो बात दूर है, दूर की बात है, वो उसमें औसत प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे और इसलिए वो जो है वो एक निकृष्ट उदाहरण बन के रह जाएंगे। ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन ये एक बन गया एक सगल में एक रिवाज जैसा बन गया सत्तारूढ़ पार्टी में। जब उनका आता है तो कोई अगर आपका किसी व्यक्ति पर हमला माने उसकी पूरी जात पर हमला नहीं हुआ, कोई भी नेता के रूप में काम कर रहा हूँ, मोदी के ऊपर हमला किया जाए तो समूचे बैकवर्ड के ऊपर हमला हो गया। तो अब तो फिर अखिलेश की अगर आलोचना की जाए, मुलायम सिंह की आलोचना की जाए तो वो भी समूचे बैकवर्ड की आलोचना मानी जानी चाहिए। तो ये असंगत तुलनाएं करके और उनको बहस को भटकाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है ये बहुत ही अनुचित है।
और एक बहुत ही गलत है। तो मैं अब फिर वो अपनी मूल बात पर आता हूँ कि धीरे धीरे ये बात एक तरह से ये स्थितियाँ इसलिए पैदा हो रही हैं, सरकार इतनी धृष्टता, चाहे चुनावी प्रक्रिया में मनमानी करने का प्रश्न हो, चाहे वो सदन में विपक्ष को एकदम महत्वहीन बना देने का की बात हो, ये सारी की सारी बातें इसलिए हो रही कि सरकार ने एक वर्ग के अंदर ये बात बैठा दी है कि जो हिंदू राष्ट्र बनने का महान कार्य जो वो करने के लिए जा रही, उसमें लोकतंत्र उसमें बाधा, लोकतंत्र रहेगा तो उसमें इन पर उंगलियां उठाने वाले लोग रहेंगे, और इसलिए वो उसकी सरकार के काम में जो वो जिसकी एक अभिव्यक्ति एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने की है, ये देश तो बहुसंख्यकों के मुताबिक चलेगा, और बहुसंख्यक के मुताबिक क्या चलेगा, क्या धार्मिक मामलों में तो इसको समझा जा सकता है, लेकिन बहुसंख्यक तो यहाँ पे वो भी समझे जाते रहे जो अल्पसंख्यक है, और वही उनके मुताबिक चलेगा। वो इस बात को जज साहब पूरी बात समझा नहीं पाई। ये देश में कितनी असमानता चली, कितना भेदभाव चला, कितने बहुसंख्यक वर्ग के साथ में कितनी जो है कितना उनको ताज़ा भोजन खाने की अनुमति नहीं थी, उनको शिक्षा की अनुमति नहीं थी, उनको पद धारण करने की अनुमति नहीं थी, संपत्ति रखने की अनुमति नहीं थी। ये हजारों वर्षों तक ये सिलसिला चला, और इस सिलसिले को ऊपरी आभास ये होता है, जो बहुसंख्यक वर्ग दबा कुचला रहा, वो भी ये मानता रहा कि देश के बहुसंख्यक समाज की मर्जी यही है, इसलिए हम ये भोग रहे हैं। वो कभी इकट्ठे नहीं हुए। अभी उन्होंने जब लोकतांत्रिक बयार जब बही इस देश में, उसके बाद में उन्होंने अपने अधिकारों को अनुभव करना शुरू किया, और उसके बाद में वो ये थोड़े थोड़े ये समझने में लग गए कि नहीं, ये जो है फरेबी ये बहुसंख्यक का नहीं है, ये अल्पसंख्यक की तानाशाही, ये इस देश में अल्पसंख्यक की तानाशाही चलती रही, बहुसंख्यक की मर्जी नहीं चली। तो केवल जब ये बात कही जाती कि देश बहुसंख्यक की मर्जी से चलेगा, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि केवल हिंदू और मुसलमान के संदर्भ में ये प्रश्न है। हिंदू और मुसलमान से भी ज़्यादा ये सिद्धांत दिया गया है, इसका जो है इसका वास्तव विद इन हिंदू समाज कहीं ज़्यादा है, क्योंकि मतलब उसी तरीके से ये देश चलेगा। बहुसंख्यक समाज बहुसंख्यक इसलिए माना जाएगा क्योंकि सारे लोग उसी मंदिर में जाना चाहते, भले वो ढकिया जाए शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग, लेकिन फिर भी उनकी लालसा यही कि उसी मंदिर में उनको भी प्रवेश करने का अवतार मिल जाए, उसकी चौखट तक ही जाने का मौका मिल जाए, जिस मंदिर में केवल धार्मिक विधान के तहत केवल सवर्ण ही प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। उस मंदिर की चौखट तक उसकी चौखट तक जाने का ही अधिकार मिल जाए, दूर से ही उसमें बैठे ईश्वर को निहारने का मौका मिल जाए, भले ही इसके बदले हमारे सारे अधिकार छीन लिए जाएँ, फिर हमें ये नीच ठहरा के, पतित ठहरा के हमको फिर ये कह दिया जाए कि आपको शिक्षा के और उसके अधिकार, शिक्षा का, संपत्ति का और पवित्रता से रहने का, ये सब कुछ आपके अधिकार नहीं होंगे, ये फिर लागू हो जाए। तो एक उसको पूरी जो उन्होंने हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा, हालांकि वो खुद भी उसी समाज से आते हैं जिसका दमन होना है, उसी वर्ग से, उसी ओबीसी वर्ग से आते, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसमें जो उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक की मर्जी से चला जाएगा, तो उसका सही तरीके से भाष्य होना चाहिए कि बहुसंख्यक माने हिंदू संदर्भ में बहुसंख्यक माने क्या होता है। वो अल्पसंख्यक जो पूरी बहुसंख्यक को पूरे बहुसंख्या को मानने के लिए मजबूर कर देते कि ये विधान जो उन्होंने रचा है भेदभाव का, ये विधान ईश्वरीय विधान है, इसलिए उनके लिए भी गनीमत इसी में है कि वो भी इसका जो है विनम्रतापूर्वक इस विधान का पालन करें, चाहे भले ही उसमें उनको यातनाएं झेलना पड़े। तो फिर वो एक बहुसंख्यक की मर्जी का एक विधान बन ही जाता। तो
अगर वो जज साहब कह रहे हैं तो मतलब यही है। तो कुल मिला के ये है कि वो जो लोकतंत्र इसमें इसमें इस तरीके का बहुसंख्यक मर्जी के बहुत बहुत अधिक खिलाफ है। लोकतंत्र में तो हर नागरिक बराबर हो जाएगा, तो हर नागरिक तो बराबर हो नहीं सकता जो हिंदू राष्ट्र में। तो ये जो एक कोशिश करी जा रही है, जो एक वर्ग के अंदर ये बन लिया है कि लोकतंत्र जो है वो इस हिंदू राष्ट्र बनाने के महान कार्य में एक बहुत बड़ी बाधा की तरह है। इसलिए उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं पड़ता कि लोकतंत्र का कितना अधिक कि लोकतंत्र को किस तरीके से कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की किस तरीके से अवहेलना की जा रही है, लोकतांत्रिक नैतिकता का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है। वो इन सबको सरकार के सब पे करने कि वो एक साथ है, वो जो है सरकार के ऐसे भी हर कदम को वो जान भी जाए तो भी वो जायज़ ठहराने पर आमादा है। तो इसीलिए अब जबकि बहुत सारी कली खुल चुकी है कि हाँ सरकार के वर्तमान सरकार का आचरण अत्यंत अलोकतांत्रिक है, तो भी ये जो वर्ग है और ये सबसे ज़्यादा मुखर वर्ग है, बहुसंख्या में ये वर्ग नहीं है। अगर बहुसंख्या में ये वर्ग हो तो चुनाव प्रक्रिया में इतनी धांधली कराने की क्यों ज़रूरत पड़े। तो फिर ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन के रूप में बदलने की ज़रूरत क्यों पड़े कि हम पहले प्रभावशाली लोग जो हैं उनके यहाँ अगर वो विरोध में हैं तो उनके यहाँ पहले ईडी और सीबीआई को भेजें, और जब ईडी और सीबीआई से के डर से वो टूट जाए तो फिर अपने में उनको शामिल कर लें और उनके ऊपर चाहे जितने भ्रष्टाचार के आरोप हों, उनकी अटैच संपत्तियाँ उनको फिर लौटा दें और उनके सारे के सारे उनके मामले ख़त्म कर दें। तो ये मतलब ये लगता है कि ये सारी स्थितियाँ सामने आ रही। तो इन सब के बावजूद भी अगर लोग विचलित नहीं हो रहे, लोगों के सरकार के खिलाफ एक आक्रोश नहीं हो पा रहा, तो उसका कारण वही है कि वो तो ये मान रहे कि लोकतंत्र को रहना ही नहीं चाहिए। वो इस लोकतंत्र को पसंद नहीं कर रहे। वो कह रहे कि लोकतंत्र की ज़रूरत क्या है कि सरकार को जिस तरीके से काम करनी चाहिए उसी तरीके से, उसी निरंकुश तरीके से काम करने की पूरी छूट मतलब वो देने के लिए तैयार है। और जो बहुसंख्यक वर्ग है जो इस चीज़ से विचलित है, वो जैसा कि भारत की सिफत, भारत का इतिहास बताता है कि यहाँ बहुसंख्यक वर्ग हमेशा बहुत दैन्य स्थिति में रहा है। तो वो भी जो लोकतंत्र के प्रति जो लोकतंत्र का एक तरह से शुभेच्छु वर्ग है, जो जिसके मन में ये तड़प है कि लोकतंत्र के इस देश में लोकतंत्र बहुत दिनों बाद आया है, जिससे उन्हें अपने अधिकारों का आस्वादन करने का मौका मिला है। इसलिए लोकतंत्र सलामत रहना चाहिए, एक लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। लेकिन वो चूँकि इतने ज़्यादा दीनता बोध से ग्रसित है कि वो जो है वो केवल एक तरह से एक वायवी भावना तक ही अपने को सीमित रखे हुए। वो कोई उसके लिए वो जो है वो कोई प्रतिकार के रूप में इन इक्का दुक्का गाँव में घटना हो रही, बाकी वो जो है प्रतिकार के लिए कोई संगठित रूप में सशक्त तौर पर कोई उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही प्रतिकार के लिए। ये एक स्थिति है। और लेकिन सरकार को इस बात का पता है कि हम कि ये जो हम कर रहे हैं इसमें देश का जो कि बहुसंख्यक वर्ग है वो हमारे साथ नहीं है, इसीलिए वो इतनी अधिक धांधलियाँ कराने की ज़रूरत महसूस करती है। इसलिए वो उसने सारी लोकलाज को एक लपेट के एक किनारे पे रख दिया है। लेकिन भले ही महाराष्ट्र के जिन 2 गाँवों की हमने शुरू में जिक्र किया, वो भले ही नमूने के तौर पे वो सामने आए हों, वो 2 गाँव की जो परिघटना है लोकतंत्र को बचाने के लिए उनकी जो जद्दोजहद है, भले ही वो बड़ी प्रतीकात्मक हो, भले ही अभी बड़ी सीमित स्तर पर हो, भले ही एक नमूने के स्तर पे हो, भले ही वो एक एक्सपेरिमेंट के स्तर पे हो, लेकिन ये बताता है कि बीज पड़ना शुरू हो गए, बीज
बीजों का उगना शुरू हो गया है। जो असंतोष का बीज लोगों में है इस सरकार की ढिलाई की वजह से, सरकार की इस निरंकुश कार्यशैली की वजह से, ये जो वो बीज जो है वो बीज एक अंकुरित होना शुरू हो गए हैं। और वो बीज और उससे एक उम्मीद ये बनती है कि वो बीज हो सकता है कि आगे चल के एक बहुत बड़ी फसल का रूप ले लें और फिर जो है इस व्यवस्था के खिलाफ एक ये इस निरंकुशता के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देखने को और एक मिले और एक लोकतंत्र की स्थापना की क्रांति इस देश में हो। फिलहाल हम जैसे लोग तो एक जो है एक सुभाषा ही रख सकते हैं। बाकी आगे होगा क्या ये तो आगे आने वाली घटनाएं, आगे होता क्या ये तो आने वाली घटनाएं बताएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ख़त्म करने के पहले अपने उन नए दर्शकों से जिन्होंने पहली बार हमारा ये चैनल देखा है और उन्हें अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया और भी ये चाहते हैं कि हमारा हर वीडियो उनको देखने को मिले, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें जो बेल आइकॉन है उसको दबा दें, जो घंटी की आकृति का बटन है, क्योंकि इससे जो भी नया वीडियो हम डालेंगे उसका जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाया करेगा। साथ साथ में खुद तो ऐसा करें, अपने मित्रों, अपने घर के लोगों को, मित्रों को और रिश्तेदारों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनसे हमारा निवेदन है कि अगर ये वीडियो भी उनको हमारे हर वीडियो की तरह पसंद आया हो तो वह हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और अंत में ये भी कि इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।